Assalamu alaikum. My name is Mohammad Usman. As you know, my dear students, all of you, and first of all, how are you? I hope you are fine. So this is my second part of the chapter number 1, and in this part we are going to introduce some contributions of Muslim scientists. अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपने इस लेक्चर को आगे प्रोसीड करें और हम इस लेक्चर के अंदर कुछ की पॉइंट्स जो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांढ के इसमें रखे हैं, हम इस पे डिस्कशन करें। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात पे सजेशन देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को एक बार अच्छे से ख़ुद भी ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि देखें इस वक्त जो आपके सामने प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, ये प्रेजेंटेशन जो है वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, मतलब एज अ नोट्स बनाई गई है। तो जिसमें वो की पॉइंट्स लिखे हुए नज़र आपको आएंगे जिन की पॉइंट्स की मार्किंग एग्ज़ाम के पेपर में हमारे पास होती है। मगर अगर आप इन पॉइंट्स को, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो है वो मेरे किसी भी लेक्चर को रट्टा मारे, नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि रट्टा मारने से चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद रहती हैं, बल्कि वो एक वक्ती तौर पर काम तो निकल जाता है, मगर उससे वो हमेशा के लिए हमारे जहनों में नहीं रुकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि आप एक दफ़ा जो है तमाम स्टूडेंट्स इस लेक्चर को समझने से पहले बिल्कुल आप इस वीडियो लेक्चर से हेल्प लें, इन की पॉइंट्स को अपने पास असाइनमेंट में प्रिपेयर करें, उसमें लिखें और उसके बाद यकीनन उसकी चेकिंग भी होगी। लेकिन बुक को रीड ज़रूर किया करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास फ़िज़िक्स की टेक्स्ट बुक में मौजूद होती है जो कि हम ज़बानी तौर पर तो आपको पेश करते हैं, मगर उसको हम कभी भी बोर्ड के ऊपर या कॉपीज़ के अंदर मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन होती है जिसकी मदद से आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो हैं वो समझाए जा सकें। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको जो जो टॉपिक नज़र आए, so my all the dearest students, it is highly recommended to you that you must read the book. You must read the book. Okay, now Bismillahirrahmanirrahim, we are going to start. Number 1, Abu Ali Hassan Ibn al-Haytham. This is the first Muslim scientist who worked on optics, or we can say that who worked initially on optics. सबसे पहले जो ऑप्टिक्स, मतलब ऑप्टिक्स का नाम आपने वैसे तो बहुत दफ़ा सुना होगा। ऑप्टिक्स एक फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम देखने, मतलब नज़र के जो भी मसले मसाइल होते हैं उनका सॉल्यूशन चेक करते हैं। सो अबू अली हसन इब्न अल-हैथम का जो पहला कंट्रीब्यूशन, जो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन है, और ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही नहीं, ये कंट्रीब्यूशन के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs भी है। सो ही रोट द बुक किताबुल मनाज़िल। नंबर 1, ही टोल्ड दैट लाइट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। मीन्स इस सेकंड पॉइंट के अंदर जो इसने मेंशन किया है, हम वैसे तो आप तमाम स्टूडेंट जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, बट इनिशियली जो है लाइट को एनर्जी की फॉर्म बताने का जो सबसे पहला ज़िम्मा या बेड़ा उठाया था वो अबू अली हसन इब्न अल-हैथम ने उठाया था। नंबर 3, ही इन्वेंटेड अ पिन होल कैमरा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दुनिया में जो पहला कैमरा बनाया गया जिसकी मदद से सन एक्लिप्स की तस्वीर बनाई गई, मतलब सूरज ग्रहण की तस्वीर बनाई गई, वो जो पहला कैमरा था वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न अल-हैथम के ही हाथों बना था। यूँ तो अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की गूगल पे इस पर सर्च करें तो आपको मुख्तलिफ़ इमेजेस मिलेंगी, और उन इमेजेस में आपको ये नज़र आएगा कि ये जो कैमरा है, इनिशियली जो कैमरा था वो बहुत साइज़ में बड़ा था, मगर इतने साल गुजरने के बाद जितनी किस्म की इन्वेंशंस बनती चली गई और जितने दौर गुजरते चले गए, उधर से हमें ये पता चला कि आज वाकई जो पहला कैमरा पिन होल बना था, और आज आपके हाथों में जो मोबाइल फ़ोन आप लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या कोई से भी यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर जो कैमरा आपको नज़र आ रहा है बेसिकली वो भी पिन होल कैमरे की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। नाउ 4th वन, ही गेव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक बहुत ही कॉमन सी टर्म है जो आप अच्छी तरह जानते हैं, द टर्निंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल। सो
सबसे पहले इब्न हैतम ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो प्रेजेंट किए थे, और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंशाल्लाह ताला आपको फ़िज़िक्स की बुक में जो है लाइट के चैप्टर्स में नज़र आएंगे। जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली हम ये बात दोबारा से भी पढ़ेंगे। नाउ ही रिसर्च्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्टूडेंट्स, मिरर्स या आईना, याद रखिएगा शीशा और आईने में फ़र्क होता है। तो हम बात कर रहे हैं मिरर की। तो नॉर्मली जो आप अपने घरों में ड्रेसिंग टेबल पे लगे हुए देखते हैं मिरर, वो कहलाते हैं प्लेन मिरर। मगर कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो कर्व शेप में होते हैं। कर्व शेप से मुराद ये है या तो वो सेंटर से बाहर की तरफ होंगे या वो अपने सेंटर से अंदर की तरफ दबे हुए होंगे। तो ये जो मिरर होते हैं ये बेसिकली कहलाते हैं स्फेरिकल मिरर, और इन मिरर की मदद से जो इमेजेस बनती हैं वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की बनती हैं। सो इन मिरर्स के ऊपर जो काम किया गया वो सबसे पहले जो है वो इब्न हैतम की मदद से किया गया, और इंशाल्लाह हम जब भी हमारा साथ दोबारा क्लास में मिलेगा तो एक बाकायदा प्रेजेंटेशन दी जाएगी। एक बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग लेक्चर है स्फेरिकल मिरर्स का, जिसकी वजह से आप ये जान पाएंगे, मतलब जान के आपको एक प्रूफ मिलेगा कि हाँ स्फेरिकल मिरर इमेजेस का साइज़ जूम इन और जूम आउट दोनों कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी। सो इट इज़ द सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट गिविंग इन आवर बुक, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना डिटेल्ड नहीं है, मतलब इसमें कुछ बातें आपको मेंशन कर दी गई हैं और आपको उन बातों में से सिर्फ 2 ऐसे की पॉइंट हैं जो थोड़े से एक्सप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, ही प्रोड्यूस्ड सेवरल रिसर्च मोनोग्राफ्स ऑन मेटीरोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑन टाइड्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको 3 नाम पहले ही पॉइंट में नज़र आए हैं, मेटीरोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और टाइड्स। टाइड्स मतलब मौजें या लहरें, और ऑब्वियसली उस ज़माने में समंदर की मौजों की बात हो रही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये टर्म स्टूडेंट हम जब भी मुलाकात करेंगे ये टर्म मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और इस टर्म के बारे में हम इंशाल्लाह क्लास में बात करेंगे, क्योंकि आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो केमिस्ट्री के अंदर, और अगर केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में ना सही तो आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम सुन चुके हैं, या फिर रिलेटिव डेंसिटी, मतलब बात दोनों एक ही हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कहूँ या रिलेटिव डेंसिटी कहूँ, दोनों की दोनों बात एक ही है। और ये डेफिनेशन तो मैं तब एक्सप्लेन करूँगा जब इसकी डेफिनेशन आप लोग मुझे बताएंगे। अच्छा, और एक और नाम इसमें आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, मेटीरोलॉजी। ऑफ कोर्स ये आपके लिए नया है तो ज़रूर बताया जाएगा। बेसिकली स्टूडेंट, मेटीरोलॉजी से मुराद मौसमियात का इल्म होता है। मतलब मौसमियात से मुराद आप यूँ समझे कि आजकल जो है वो बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो यूजुअली खैर बिल्कुल एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन फिर भी कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि बारिश होने से कबल हमें जो है वो पता चल जाता है कि हाँ भाई आज फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ दिन किस किस्म की बारिश, या बारिश कितनी मिलीमीटर बारिश की पेशनगोइयाँ हो जाती हैं। तो ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि फिनोमिना होने से पहले ही हम तक पहुँच जाए मौसम के हवाले से, वो जो ब्रांच इस पे काम करती है, दिस इज़ मेटीरोलॉजी। अच्छा, द सेकेंड पॉइंट इज़ ही वर्कड इन साउंड एंड ऑप्टिक्स। साउंड, आवाज़, ऑप्टिक्स मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो ब्रांच जिसमें हम नज़र, मतलब बसीरत या फिर आँखों के ज़रिए जो इमेजेस बनते हैं, चाहे वो आँख इंसान की हो, किसी हैवान की हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल आय हो। आर्टिफिशियल आय से मुराद जाहिर सी बात है हम कैमरे की बात करेंगे, तो उनसे बनने वाले इमेजेस के ऊपर जो काम होता है वो ऑप्टिक्स में काम होता है। थर्ड पॉइंट, he expressed musical notes in terms of frequencies। so स्टूडेंट, आवाज़ के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि आवाज़ दिखाई तो देती नहीं। अब एक चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही तो हम किस तरह से, मतलब उसके बारे में बहुत सारी फ़िज़िक्स हम जो भी हम उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहें वो सब की सब एब्स्ट्रैक्ट होंगी। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि हम एक चीज़ को देख नहीं पा रहे, बस हम उसके पीछे कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहले आवाज़ को पेपर वर्क पर लेकर आया वो याकूब अल-किंदी साहब थे,
और इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, बहुत ही कॉमन सी मिसाल दूँ, और ये मिसाल जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स ने मतलब लाजमी देखी होगी अपनी लाइफ के अंदर। वो ये कि आपने मुख्तलिफ वीडियोस में और क्लिप्स में पियानो प्ले होते हुए नोट किया होगा। मतलब कोई पियानो प्लेयर है और वो पियानो प्ले कर रहा है, तो यूजुअली हर पियानो के ऊपर एक बुकलेट लगी होती है जिसके ऊपर कुछ नोट्स बने हुए होते हैं। अक्सर ये नोट्स कार्टून वगैरह में भी आपको नज़र आते हैं। तो वो मजाक नहीं है या ऐसी कोई तफरीह वाला सामान नहीं है, वो बेसिकली वो जो रिदम होती है, जो धुन होती है, उस धुन की जो टून होती है, उसकी फ्रीक्वेंसीज़ को हम पेपर वर्क पे लेकर आते हैं, और इसी चीज़ का नाम जो है वो बेसिकली क्या है कि म्यूज़िकल नोट्स को फ्रीक्वेंसीज़ में शो करवाना। ओके, ही वर्कड इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स में डिफ़ाइन कर चुका हूँ, और उस ऑप्टिक्स के पीछे एक नया नाम लग चुका है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री आप अच्छी तरह जानते हैं कि ज्योमेट्री वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि हम पेपर पे या किसी भी जगह पे किसी भी बोर्ड के ऊपर परफॉर्म करें। और ज्योमेट्री में यूजुअली हम चीज़ों को सॉल्यूशन नहीं देते, हम मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स वगैरह बनाते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का शेप हो। तो ऑप्टिक्स की कैलकुलेशन और ऑप्टिक्स की रिप्रेजेंटेशन में एक ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो ऑफ कोर्स वो सिंपल सॉल्यूशन है, मगर अगर आप ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो फिर वो बन जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, नाउ द थर्ड मुस्लिम साइंटिस्ट इज़ दैट अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बेरूनी। इन शॉर्ट हम इसको अल बेरूनी ही कहेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा नाम हो चुका है इनका। सो अल बेरूनी साहब का पहला कंट्रीब्यूशन, ही मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। सर्कमफेरेंस से मुराद आप अच्छी तरह जानते हैं किसी भी गोल चीज़ का, यानी कि किसी भी दायरे का जो राउंड कर्व होती है, यानी कि जो राउंड कर्व किसी भी सर्कल की होती है, उसका जो बाउंड्री कह लें आप उसे, उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये वो पहले मुस्लिम मतलब पहले साइंटिस्ट थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम भी थे, जिन्होंने पहली बार जो है वो अर्थ का सर्कमफेरेंस जो है वो कैलकुलेट किया था। मतलब ऐसा मत समझिएगा कि नापने चले थे, नापा नहीं जाता, कैलकुलेट किया जाता है। He discussed the movement of sun and the moon, the phases of moon and the movement of planets. So स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सन, मून और बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स भी हैं। तो इनके दौर में जितने भी प्लैनेट डिस्कवर हुए थे उनकी मूवमेंट, सन की मूवमेंट, अर्थ की मूवमेंट और मून की मूवमेंट, और साथ साथ फेजेस ऑफ मून से मुराद ये है कि आप देखते हैं कि जो चाँद का घटना और बढ़ना होता है, बेसिकली हम दुनिया पे रहते हुए तो हम यही कहेंगे कि हाँ चाँद घटता और बढ़ता है, मगर एक्चुअल में ये है कि हमारे सामने जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है, चाँद की जो रिप्रेजेंटेशन जो हम देख रहे होते हैं, जो हम उसकी जो हम फेज़ मतलब शक्ल, फेज़ का मतलब जो है वो शक्ल निकलता है। तो हम इस वक्त जो चाँद के फेजेस को घटता बढ़ता देखते हैं, क्योंकि हमारा देखना और एक्चुअल में स्पेस में जो फिनोमिना हो रहा है वहाँ से रिफ्लेक्शन का हम तक पहुँचने में ज़रा थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो जब मून मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को तो हमें लगता है कि चाँद पूरा हो गया, और जब वो लाइट को पार्शली रिफ्लेक्ट करता है तो ऑब्वियसली हम उसका पार्शल पार्ट देखते हैं, यानी कि एक हिस्सा नज़र आ रहा होता है और एक हिस्सा अंधेरे में ही मौजूद होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ही डिटरमाइंड द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। स्टूडेंट्स आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को आप इस तरह समझिएगा कि जो ग्लोब होता है, मतलब अर्थ की जो एक इमेजनरी अर्थ जो हम अक्सर आप देखते हैं कि शिप्स वगैरह में मौजूद होता है कि जिसकी मदद से हम लोकेशन तैयार ढूंढते हैं या किसी चीज़ को सर्च करते हैं कि भाई कौन सा मुल्क, कौन सी कंट्री, कौन सा सिटी किस जगह पर लोकेट है। अब कहने को तो दुनिया गोल है और गोल चीज़ का कोई किनारा नहीं होता कि हम बोले यहाँ से शुरू यहाँ ख़त्म, नहीं, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है और कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज़ में पार्टीशन में डिवाइड करने के लिए हम कुछ लाइंस बनाते हैं। वो लाइंस जो कि वर्टिकली काम करती हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड, और वो लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ जारी होती हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड।
इन लाइंस की वजह से हम किसी भी पूरी दुनिया में, मतलब मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, इस राउंड वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, हम इस राउंड वर्ल्ड के अंदर किसी भी एरिया को बखूबी लोकेट कर सकते हैं, उसे नेविगेट कर सकते हैं। और आजकल जो आप मोबाइल में आप जीपीएस सिस्टम देख रहे हैं और इसके अलावा जो आप लोकेशन की ऐप मोबाइल्स में देखते हैं, वो भी बेसिकली इसी के ऊपर काम करता है कि हर लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की मदद से हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को पता लगा सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ही फाउंड द डेंसिटीज ऑफ वेरियस मेटल। डेंसिटी आई थिंक इट इज़ नॉट न्यू फॉर यू। डेंसिटी जो है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मतलब मुझे दोबारा से रिपीट करते हुए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि वो तमाम डेफिनेशन जो आप लोग 9th क्लास में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, बल्कि 9th क्लास ही क्यों कहूँगा मैं, ये तो वो डेफिनेशन है ना जो हम मिडिल ऑर्डर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो रट्टा आप मार के सुनाइएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन फिर इंशाल्लाह ताला हम आपको यकीनन बिल्कुल क्लास में दी जाएगी। सो he found the densities of various metals and the last point is that he rejected the notion that earth was a stationary body in the universe। मतलब स्टूडेंट हम सिर्फ साइंटिफिकली बात करेंगे और साइंटिफिकली बात को समझेंगे। यूँ तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और इसके अलावा दूसरे भी लोगों के अपने नज़रियात हैं। तो हम यहाँ पर बहस से बचने के लिए सिर्फ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहेंगे और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात का नतीजा यही निकलता है कि जो अर्थ है हमारी, ये राउंड शेप में है। मतलब ये फ्लैट सीधी नहीं है, ये कर्व है, राउंड है, एक स्फीयर है, एक गोला है। सो सबसे पहले जो है वो अल-बेरूनी साहब ने इस चीज़ के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई अर्थ राउंड है, अर्थ जो है कोई फ्लैट चीज़ नहीं है। बज़ाहिर हमें वो फ्लैट दिखती ज़रूर है और मैं आपको ये बात ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा हमें क्यों लगता है कि कोई चीज़ फ्लैट क्यों है। मतलब हमें एक चीज़ लग रहा है कि यार वो सीधी है, मगर दर हकीकत वो सीधी नहीं होती। वो एक हमारी नज़र का इल्यूजन होता है, एक धोखा ही होता है, जिसे आप अगर अच्छे से जांच करें तो आप ये जान पाएंगे बखूबी कि जिसे हम फ्लैट अर्थ कह रहे हैं वो बेसिकली फ्लैट अर्थ नहीं है, वो एक राउंड शेप अर्थ है। ओके स्टूडेंट, यहाँ हमारे तकरीबन तीनों साइंटिस्ट जो कि बुक में जिनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ था वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं और अब हम इसके बाद अपनी जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और वैसे तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई थी केमिस्ट्री के अंदर 9th क्लास में, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही इनके बारे में कुछ बताया था। तो यहाँ बहरहाल ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए एक्सट्रैक्ट करके और थोड़ा सा इनको एडिट करने के बाद, मतलब थोड़ा सा मैंने भी इन डेफिनेशंस को जो है अपने अल्फाज इसमें ऐड करे हैं, तो आप इसको नोटिस कर सकते हैं। ये मतलब तब भी इम्पॉर्टेंट थी और ये डेफिनेशंस अब भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब चूँकि इम्पॉर्टेंट है तो ऑफ कोर्स ये वीडियो लेक्चर का हिस्सा बनेंगी। तो साइंटिफिक मेथड्स पहले तो ट्रांसलेट ही कर लें, साइंसी तरीक़ाकार। अब साइंसी तरीक़ाकार क्या है भाई बेटा? साइंटिफिक मेथड्स के अंदर स्टूडेंट्स यूँ समझिए कि कुछ सीक्वेंस हैं, कुछ प्रोसेस हैं और ना ही हम उन प्रोसेस को तब्दील कर सकते हैं और ना ही हम इनकी सीक्वेंस को तब्दील कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड में मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप तमाम बच्चे जो भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इन लेक्चर्स के लिए बुक ज़रूर खोल के देखें बेटा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हर बात किसी टीचर के समझाने पर ही समझ में आए। नहीं, दर हकीकत बातें समझ में तब आती हैं जब आप उन्हें ख़ुद से समझना चाहते हैं। मेरे कह देने से मतलब कोई भी टीचर आपको मिले और वो आपको कुछ भी कहानी सुना के चला जाए तो क्या वो कहानी सच मान ली जाएगी? नहीं, मान लेते हैं बहुत से लोग, बट हम फिर यहाँ पे वही कहेंगे कि हर एक चीज़ पे रज़ामंदी देने से पहले एक बार उसके बारे में ख़ुद से जांच कर लेना बहुत अच्छी बात होती है। तो जो भी लेक्चर आप हमारे से यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल आप इस लेक्चर को अपने मतलब अगर मे भी पॉसिबल है, हम भी इंसान है, गलती हमसे भी हो सकती है, तो फिर भी मैं आपको एक आखिरी बार और कहूँगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो लेक्चर को अपनी बुक में दी गई इंफॉर्मेशन के साथ ज़रूर टैली करें, वहाँ से ज़रूर पढ़ें और जो बेसिकली जो उस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सट्रैक्शन है वो हम आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन मतलब मुशाहिदात, या जो चीज़ हम ऑब्ज़र्व करें मुशाहिदा करें. सो अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन, to gather all possible information about a physical phenomenon under investigation. तो बेटा फिज़िक्स में हर एक लफ्ज़ की बड़ी वैल्यू होती है. आप ये मत समझे कि आपके मुताबिक जो डेफिनेशन है आपने मेंशन कर दी तो आपने याद कर ली तो वो हो गई, नहीं. और ये चीज़ जो ज़रूरी नहीं लगती तो आपको बोले इसको छोड़ दें, नहीं. फ़िज़िक्स में बेटा हर एक लफ्ज़ की, हर एक वर्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. और सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन का आखिरी वर्ड पे बात करूँगा, अंडर इन्वेस्टिगेशन. मतलब अगर एक साइंटिस्ट है और वो जो ऑब्ज़र्व कर रहा है किसी भी फिनोमिना को, तो वो यकीनन सिर्फ उसी फिनोमिना के बारे में आपको डिटेल दे सकता है जिस फील्ड से उसका ताल्लुक़ होगा. मतलब अगर किसी का ताल्लुक़ न्यूक्लियर फ़िज़िक्स से है तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स वाला इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पे काम नहीं कर सकता, वो अपनी फील्ड पे काम करेगा. और अगर कोई एटॉमिक फ़िज़िक्स वाला है तो एटॉमिक फ़िज़िक्स वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम नहीं करेगा, वो अपनी फील्ड पे काम करेगा. सो टुगेदर ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन, जो मुमकिना इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, उनको इकट्ठा करने का नाम ऑब्ज़र्वेशन है. मतलब वो ऑब्ज़र्वेशन सही भी हो सकती हैं, वो ऑब्ज़र्वेशन गलत भी हो सकती हैं. हमने सिर्फ एक फिनोमिनन से रिलेटेड जो भी ऑब्ज़र्वेशन नज़र आती है हम उसको गैदर कर लेंगे, उसको नोट कर लेंगे, उसको लिख लेंगे, और इस प्रोसेस का नाम होता है ऑब्ज़र्वेशन. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ दैट हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस को अगर हम चूँकि फ़िज़िक्स में बात कर रहे हैं तो इसलिए हम सिर्फ हाइपोथेसिस पे ही बात करेंगे. बट अगर आप इसको मैथमेटिक्स की रूह से देखें तो हाइपोथेसिस, एक मैथमेटिशियन जो है उसकी नज़र में हाइपोथेसिस के अलावा एक नाम और भी होता है जिसका नाम होता है पोस्टुलेट्स. मैं फिर से कहूँगा आप लोगों से कि साइंस में, फ़िज़िक्स में हर लफ्ज़ की अपनी एक बहुत वैल्यू होती है. आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर सकते. तो अगर हमको हाइपोथेसिस की हेडिंग कहा गई कि आप इसको डिफ़ाइन करें तो हम इसमें पोस्टुलेट का तज़किरा नहीं करेंगे. और एक मैथमेटिशियन जो होगा वो हाइपोथेसिस भी कह सकता है, वो पोस्टुलेट भी कह सकता है. और बहुत सारी बातें आपको मुख्तलिफ टीचर से यकीनन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, उनसे हासिल करनी पड़ेंगी. तो फ़िलहाल फ़िज़िक्स एज अ फ़िज़िक्स टीचर हाइपोथेसिस को जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन. हाइपोथेसिस बेटा एक ख्याली पुलाव समझ लें आप. अब जहन में आपने किसी चीज़ का इमेज बना लिया, आपने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी और आपने उस चीज़ का अपने जहन में एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया कि ये फ़लाँ चीज़ ऐसे ऐसे हो रहा होगा. मगर दर हकीकत जब तक कि आप उस चीज़ को प्रूफ नहीं करते, आप उस चीज़ को प्रूफ नहीं साबित कर सकते कि भाई ये आखिर जो हमने सोचा है वो सही सोचा है भी या नहीं सोचा है, जब तक वो इन्फॉर्मेशन हाइपोथेसिस कहलाएगी. मतलब एक आइडियोलॉजी है विदाउट प्रूफ. दिस इज़ नोन एज हाइपोथेसिस. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ थ्योरी. थ्योरी का मतलब नज़रिया, और नज़रिए से मुराद आप यूँ समझें कि नज़रिए तब बनते हैं जब जहन में आने वाली सोच और ख़याल सही साबित हो जाए, तब नज़रिया बनता है. मतलब आप यूँ समझें कि आप कोई भी फिनोमिना ऑब्ज़र्व करें, आपने देख लिया, वो ऑब्ज़र्वेशन हो गई. आपने उसके बारे में सही या गलत जो सोचना था वो हाइपोथेसिस हो गया. लेकिन अगर जो आपने सोचा अगर वो सही निकला तो फिर वो आपका जो ख्याली पुलाव, मतलब जिसको हमने हाइपोथेसिस का नाम दिया था, वो नज़रिए में मतलब थ्योरी में तब्दील हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ थ्योरी, टू गिव एन एलाबोरेटेड एक्सप्लेनेशन अबाउट द फिनोमिनन डिज़ाइन्ड बाय अ साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस. स्टूडेंट, ये जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं. तो बाय अ साइंटिस्ट ऑन ही बेसिस, ये ही थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप इसको सही कर लीजिएगा अपने पास. दिस इज़ है, आई रिपीट अगेन, टू गिव एन एलाबोरेटेड एक्सप्लेनेशन अबाउट द फिनोमिनन डिज़ाइन बाय अ साइंटिस्ट ऑन दी बेसिस. ये बेसिकली दिएगा, ये ही नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस. ओके, इससे पहले कि मैं नई डेफिनेशन की तरफ जाऊँ, मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिकॉल करवा देता हूँ और बहुत जल्दी से. नंबर 1, किसी भी फिनोमिना को आंखों देखा या महसूस करना, ये ऑब्जर्वेशन हो गई. उसके बाद उसके बारे में जो कुछ आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ वो हाइपोथेसिस हो गया, जो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है.
और अब इस हाइपोथेसिस की अगर वेरिफिकेशन के बाद ये पता चल गया कि हाँ आपने जो सोचा वो सही था, तो आपका हाइपोथेसिस थ्योरी में तब्दील हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज एक्सपेरिमेंट। एज यू नो, सो सिंपल इज दैट प्रैक्टिकल हैंडलिंग टू चेक द थ्योरी। मतलब वो तमाम अपैरेटस, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट, या मतलब इंस्ट्रूमेंट ना भी हो, मैं अगर एज अ मैथमेटिशियन बात करना चाहूँ तो कुछ किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन ही हो भले से, अगर कि आपकी जो सोच या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रूफ होने को हो, तो आपके मुताबिक तो वो चीज़ सही हो गई, मगर आप इसको दुनिया के सामने कैसे प्रूफ करेंगे? तो ऑफ कोर्स प्रूफ करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना पड़ेंगे, जो इस बात की प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन होगा कि हाँ आपकी कही हुई बातें अब साबित भी होने को हैं। तो स्टूडेंट जब कोई थ्योरी लैब के थ्रू या किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू पास होने लगे, तो वो अरेंजमेंट जो थ्योरी को करेक्ट करवाए, उस अरेंजमेंट का नाम समझ लें कि वो एक्सपेरिमेंट है। ओके, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट प्रेडिक्शन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। थोड़ा सा इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। वैसे तो प्रेडिक्शन का अगर आप मतलब निकालें तो ये पेशन गोई निकलता है कि किसी भी फिनोमिना के बारे में आप कोई पेशन गोई कर दें। तो पेशन गोई बेटा कोई जाहिल के बस की बात नहीं है कि एक आदमी कुछ भी देखे और जनाब वो कुछ भी बोल दे। नहीं, ये बात गलत है। पेशन गोई भी करने वाले लोग बड़े मौजज़ाती लोग होते हैं, मतलब वो बड़े आलिम फाजिल किस्म के लोग होते हैं, जो इस बात को जानते और समझते हैं कि जो पेशन गोई वो कर रहे हैं वो मजाक ना निकले। 100% ट्रू ना सही तो कम से कम 10% तो उसमें श्योरिटी होनी चाहिए ना। सो जब कोई साइंटिस्ट थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर देता है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट किसी लेबॉर्ट्री के अंदर ही किए जाते हैं, किसी छोटे से एरिया के अंदर ही किए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड तो नहीं किए जाते। मतलब एक कंट्री है, अगर वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है, तो भाई वो न्यूक्लियर बॉम्ब जब ट्राई करने जाएगा तो अपनी ही कंट्री के किसी छोटे से एरिया पर ही ट्राई करेगा ना, या वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो अपनी कंट्री के किसी बहुत अहम सिटी को उड़ाने में लगा देगा। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, हम अपना नुकसान तो नहीं कर सकते। तो लिहाजा जब आपके एक्सपेरिमेंट सही साबित होने लगें छोटे पैमाने पर, तो बड़े पैमाने पर हम उन्हें साबित नहीं करते, क्योंकि इतना खर्चा कौन करेगा भला। तो हम बड़े पैमाने पर एक्सपेरिमेंट को प्रूफ नहीं करते, बल्कि ह्यूज स्केल के ऊपर आने के बाद हम उन एक्सपेरिमेंट से प्रिडिक्ट करते हैं, हम उन एक्सपेरिमेंट से पेशन गोई करते हैं कि अगर एक छोटा सा सैंपल ये काम करता है, तो जाहिर सी बात है भाई अगर इस छोटे से सैंपल की जगह पे कोई बहुत मासिव किस्म का सैंपल भी होगा तो वो भी यही काम करेगा। ये जो लफ्ज़ आपने सुना है ना, फ्यूचर सेंटेंस, करेगा, ये बेसिकली प्रेडिक्शन में चला जाता है। मतलब मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूँ, अगर कोई सैंपल, कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी स्मॉल स्केल के ऊपर कोई रिज़ल्ट पेश करता है, तो ये तो हमारे बस में था, सो हमने ऐसे कर दिया। लेकिन अब उस एक्सपेरिमेंट को वर्ल्ड वाइड करना ये हमारे बस में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम हर जगह पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बल्कि अब हमने एक छोटे से हिस्से में एक्सपेरिमेंट कर लिया और उसके सही रिज़ल्ट को उठा के वर्ल्ड वाइड फैला दिया, या हमने आगे की बात कर दी कि अगर आप इसमें मिकदार बढ़ा दें तो इसका रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ साइंटिफिक लॉ। और ये जो साइंटिफिक लॉ इस वक्त आपकी नज़रों के सामने है, ये बेसिकली मैंने 2-3 जगह से उठा के मिक्स करके ये डेफिनेशन बनाई है ताकि बात जो है वो मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। सो इसमें आप देखेंगे मेंशन हुआ है कि इफ़ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एग्री विद ईच अदर, मतलब आपकी सोच और आपके तजुर्बा जो आपने किसी फिनोमिना को करने के लिए कोशिश की है, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ टेली कर जाते हैं, मिल जाते हैं, ऑल्सो प्रेडिक्टेड रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड, मतलब थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट का आपस में मिलना और जो प्रेडिक्टेड रिज़ल्ट्स हैं उनका भी हासिल होना, अगर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक साथ आपस में कोइंसाइड कर जाएं, तो हम उस
थ्योरी को, उस नज़रिए को जो आपके एक सोच में था, वो नज़रिया जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रूव हो जाता है। और जब भी कोई थ्योरी वर्ल्ड वाइड प्रूफ हो जाए तो वो साइंटिफिक लॉ के अंदर तब्दील हो जाती है। और लॉ एक कानून है, मतलब साइंस के अंदर भी लॉ है। लॉ वो नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल रूल्स होते हैं जिनका ओबे होना हर सूरत जो है वो ज़रूरी होता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बात करें तो अगर कोई लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो वो पनिश होती है उसे। तो अगर कोई भी फ़िज़िकल फिनोमिना किसी लॉ को डिसओबे करेगा तो वो फ़िज़िकल फिनोमिना जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अख्ताम पर मैं आपको एक छोटा सा एक रिकमेंड करूँगा। एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप अपनी बुक को ज़रूर पढ़िएगा। और अपनी बुक में जब आप देखें तो साइंटिफिक मेथड के टॉपिक के अंदर जो पहला पैराग्राफ था आई एम बैक। साइंटिफिक मेथड में जो पहला पैराग्राफ था उसमें तो तमाम डेफिनेशन गिवन थी, मगर साइंटिफिक मेथड के बाद जो सेकंड पैराग्राफ आप बुक में देखेंगे, उस पैराग्राफ के अंदर इन तमाम बातों को बहुत अच्छे तरीके से बाकायदा एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट उस पैराग्राफ को ज़रूर रीड करें। पहले लेक्चर को बगौर सुनिए, समझिए, और उसके बाद आप जो हैं वो अपनी बुक को भी ज़रूर रीड करें। हाँ, मैं फिर भी आपसे कहता चलूँ कि वो जो उसमें मेंशन हुआ हुआ है चैप्टर नंबर 1 में सेकंड पैराग्राफ में जो फिनोमिना मेंशन हुआ हुआ है, उसको हम तफसील से पढ़ेंगे अपने एक अलग चैप्टर के अंदर। तो हर चीज़ का जवाब और हर कॉन्सेप्ट का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एट वंस नहीं मिलता है। थोड़ा सब्र के साथ और थोड़ा सही वक्त पर ही उन तमाम चीज़ों के जवाब हमें नज़र आते हैं और समझ आते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहैसियत स्टूडेंट आपको न सिर्फ लेक्चर सुनना, समझना और अटेंड करने के अलावा इस बात को भी साबित करना होता है कि हाँ, आपने कोशिश की है कुछ करने की। तो हर लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट आपको मिलता है। और असाइनमेंट मतलब आप यूँ मत समझें ये असाइनमेंट मजाक है, नहीं जनाब, ये मजाक नहीं है। यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम वैसे भी आपको स्कूल के एग्ज़ाम में तैयारी करवाते हैं, और स्कूल के एग्ज़ाम के अलावा साथ साथ ये 9th और मैट्रिक लेवल के ऊपर वही तमाम चीज़ों की तैयारी होती है जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं। सो ये आपका सेकंड असाइनमेंट है स्टूडेंट्स। और इस सेकंड असाइनमेंट के अंदर जो है, जब आप क्वेश्चन को नोटिस करें कि राइट ऑल द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, 3 ही कंट्रीब्यूशन है और उसमें बामुश्किल 3 से 4 पॉइंट ही आपको 5 पॉइंट ही नज़र आएंगे। तो आपको तमाम कंट्रीब्यूशंस के, साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस के असाइनमेंट तैयार करना है। और जो सेकंड पॉइंट है, राइट द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये भी आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी हैं। आप साइंटिफिक मेथड के आर्टिकल को पहले रीड करें, लेक्चर को अटेंड करें, वीडियो लेक्चर को समझें। और अगर हमसे भी कोई गलती नज़र आती है, आपको नज़र आ जाती है कि हाँ भाई टीचर से भी कोई गलती हो गई, तो आप बिल्कुल आप उसे कमेंट करके हमारी भी इस्लाह करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि प्रेजेंटेशन देते वक्त हम बिल्कुल ही सही प्रेजेंटेशन दे सकें। सो स्टूडेंट, बहरहाल बातें बहुत सारी हो सकती हैं, बट इस लेक्चर के अख्ताम पे आप ये दूसरा असाइनमेंट बिल्कुल रेडी रखिएगा, जिसमें आपने कंट्रीब्यूशंस मेंशन करने हैं, उन्हें लिखना भी है और साथ साथ याद भी करना है। और साइंटिफिक मेथड की तमाम डेफिनेशन, ऑब्जर्वेशन टू साइंटिफिक लॉ, आप उसे राइट भी करेंगे और आप उसे लर्न भी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना ये वीडियो लेक्चर का सिलसिला इंशाल्लाह ताला जारी रखेंगे। और जब तक कि हमारी बाकायदा क्लासेस नहीं होती हैं, हम अपनी स्टडी को इसी पर ही ऑनलाइन ही रखेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 2 से आगाज़ करेंगे अपना। तब तक के लिए बेटा आप तमाम स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा और अपने टीचर्स को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।